ठीक है, तो इसमें क्या हो, नोट करिए पावर इन डीसी सर्किट। एसी सर्किट में पावर का फार्मूला, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से सुनो। अभी हो क्या रहा है इसमें, मान लो कोई एसी वोल्टेज लगा है V नॉट साइन ओमेगा टी है, आर पे सी में कोई भी एलिमेंट है इसमें, या तीनों भी एक ही साथ, समझ रहे हो बात को। तो ये इम्पीडेंस लिखने का मतलब है कि इसमें इनबिल्ट है आर सी है, सी भी हो सकता है, आर सी भी हो सकता है, आर एल भी हो सकता है, एल सी आर भी हो सकता है। आपको समझ आ रही है क्या ये बात, आप ग्रुप में कम्युनिकेट करो मुझसे। ठीक है, वेल डन यहाँ तक, ओके। हाँ, फिर मैं क्या बोल रहा था आपसे कि जो करंट का एक्सप्रेशन होगा, अगर ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होगा तो I नॉट साइन ओमेगा टी पाई बाय 2, प्योरली इंडक्टिव सर्किट के केस में I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ठीक है, मींस कि I की वैल्यू प्लस माइनस पाई की छोड़ी इन जनरल, ये थोड़ा बात में करेंगे। तो we know that power is equal to VI, पावर का फार्मूला क्या होता है VI, सबको क्लियर है क्या, क्लियर है, इज इट ओके, means power is equal to VI, so you simply multiply V naught sin omega t with the I naught sin omega t plus minus pi. Are you getting the point? It means V naught sin omega t into I naught sin omega t plus minus pi, and you know one thing what, this one is like sin a plus minus b, which will be sin a cos b, यहाँ दिखेगा प्लस माइनस cos a sin, इस वाले फंडे से ओपन, इससे ओपन कर दिया मैंने, ओपन कर दिया बोर्ड पे, देखिए सही है यहाँ तक, वेल डन। तो ये वाली लाइन आपको समझ में, इस लाइन की बात, ये लाइन को ओपन कीजिए, सिंपली मल्टीप्लाई किया sin ओमेगा t इनटू I नॉट को इधर किया sin ओमेगा t sin में cos में प्लस cos है sin, यहाँ तक तो इस लाइन में कोई प्रॉब्लम, ओके। इंडिकेशन जब तक आप शो नहीं करोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आगे से कुछ पूछा नहीं, ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, अब सिंपल मल्टीप्लाई करो, अब बात है एवरेज पावर, एवरेज पावर मैंने मल्टीप्लाई करके टर्म्स को सेपरेट कर दिया गाइस, this one is I naught V naught sin square omega t cos phi plus minus V naught I naught sin omega t cos omega t sin phi, is it, then P average is equal to, अब एवरेज लेना है तो इन टर्म्स का एवरेज लेना होगा, इसीलिए मैंने कहा था कि sin स्क्वायर ओमेगा t sin ओमेगा t cos स्क्वायर ओमेगा t cos ओमेगा t की एवरेज वैल्यू पता रखो, है ना, तो एवरेज वैल्यू का जो भी फार्मूला था उसमें रख के हमने बोला था sin स्क्वायर ओमेगा t की एवरेज वैल्यू 1/2, समझ गए, cos स्क्वायर ओमेगा t की वैल्यू सेम ही होगी, लेकिन sin ओमेगा t और cos ओमेगा t की जो एवरेज वैल्यू साइड करके लिए तो क्या होगी, बोलो क्या होगी, अब ये देखो 0 होगी, अब ये क्या है, इसको सेपरेट किया sin में cos में, तो ये कहीं इसको लिख सकते हैं 2 से इसे मल्टीप्लाई करो 2 से नीचे, तो sin 2 ओमेगा t होगा, मींस कि sin n थीटा की एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए क्या होगी 0, इज इट सो, इज इट सो गाइस, तो इसकी एवरेज वैल्यू मैंने लिख दिया 0, अब देखो ये कांस्टेंट, दिस वन इज कांस्टेंट, v नॉट I नॉट sin phi इज कांस्टेंट,
cos phi is constant, I naught V naught is constant, but sin square omega t will change due to its time period. Okay, it means I naught V naught, or इसकी average full cycle के लिए 1 by 2 into constant plus minus I naught V naught sin by into इसकी average rate full cycle. It means it will be 0 I naught V naught 1 by 2 into cos phi. P average हुआ अब से आप यहाँ तक तो लिख सकते हो P average की वैल्यू किसी को कोई प्रॉब्लम फटाफट बोलो Do you have any problem? No problem. फिर अब सुन मुझे DRMS IRMS के फॉर्म में एवरेज पावर चाहिए और मेरे पास है I naught into V naught by 2 तो मुझे पता रहना चाहिए कि IRMS इसका I max by root 2 होता है IRMS is equal to I naught by root 2 होता है ठीक तो guys ये क्या है I naught by root 2 into V naught by into cos phi. Cos phi is the what? Power factor. Cos phi is the power factor. You can note it down. It's a power factor. Power factor power over the. VRMS IRMS cos phi power average. यहाँ तक बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी को प्रॉब्लम no. It means this is the formula of P average in AC circuit. If you have the value I naught, V naught and power factor, then you can directly write the P average formula in AC circuits. If you have the VRMS, IRMS and power factor, then also you can have the expression of P average. If you do not have cos phi directly, then you should know anyhow cos phi is equal to R by Z means impedance पता हो और resistance पता हो सर्किट में तभी पावर फैक्टर कैलकुलेट किया जा सकता है कितने बच्चे समझ गए बात को समझ गए तो पावर एवरेज का फार्मूला मैंने लिख दिया ये डेरिवेशन 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है पूछ लो किसी को डाउट है तो अभी जाए क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए इसमें कुछ भी नहीं है इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर गाइस इज इट ओके नाउ इट्स द टाइम फॉर डिस्कशन टू द वॉटलेस करेक्ट सो वॉटलेस what means what is the unit of power less means deficiency means कि जिसमें पावर की deficiency वॉटलेस करें अब सुन अगर IRMS को 5 के फेज डिफरेंस करके दो कंपोनेंट इसका हम प्लॉट करते हैं तो इधर क्या होगा IRMS cos phi इधर क्या होगा IRMS sin phi तो IRMS का दो कंपोनेंट है एक IRMS cos phi एक IRMS sin phi this expression is interlinked in this how because P average is PRMS IRMS cos phi you know one thing what IRMS cos phi is the IRMS cos phi component of IRMS getting it तो पावर एवरेज पावर के फंडे यहाँ भी पूरा दिखाई देगा यहाँ देखा ठीक है ना पावर एवरेज के फंडे आता है एक्सप्रेशन VRMS into IRMS cos phi VRMS into IRMS cos phi note down you know IRMS cos phi की वजह से पावर है क्या कहेंगे IRMS का जो cos phi कंपोनेंट है that will be responsible for the calculation of P average in AC circuit ऐसा है बताइए
ऐसा है। लेकिन आईआरएमएस साइन फाई एसी सर्किट के एवरेज पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। तो करंट का वो कंपोनेंट जो एवरेज पावर ऑफ एसी सर्किट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और वॉटलेस करंट, दैट इज व्हाई द वॉटलेस करंट विल बी आईआरएमएस साइन फाई ए। द वॉटलेस करंट विल बी आईआरएमएस साइन फाई ए। आया समझ? क्लियर है? ये वन मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, बस इतना नॉलेज रहना चाहिए कि पावर एवरेज का फंडा क्या होता है, और आईआरएमएस का आईआरएमएस cos फाई और आईआरएमएस sin फाई कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है एवरेज पावर के रिलेशन। आपको समझ आ रही है ये बात? है ठीक है। तो ठीक है, इसका मतलब IRMS sin phi will be known as wattless current. Wattless current. यहाँ तक बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो बच्चों फटाफट नोट करो, जिनका छूटा है जल्दी से। Fast. Now we will study the maximum power transfer in AC circuit. Maximum power transfer in AC circuit. Maximum power transfer in AC circuit. बोलो ठीक। Can I have this? मुझे लगता है इसे दो पार्ट में डिवाइड। नोट डाउन। ट्रांसफर इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगा ये जानना है। ये दिख रहा है बोर्ड पे? मैंने लिखा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन एसी सर्किट। बोलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगा। तो एसी सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए पहले तो ये जान लो कि पावर का एक्सप्रेशन क्या है। तो पावर एवरेज इज इक्वल टू PRMS IRMS cos phi। PRMS IRMS cos phi। तो मैं चाहता हूं कि IRMS का एक्सप्रेशन भी दिया है। तो व्हाट इज द IRMS impedance के फॉर्म? Is it VRMS upon Z means कि I is equal to V by R. R is the nothing but a resistance. R क्या है? Sorry, Z क्या है? Resistance here. This is the total resistance of the circuit, that is called the impedance of the circuit. Getting it out? Clear? Okay. Put the value of I in our expression. We will get P average is equal to VRMS into VRMS into VRMS by Z we can take so into cos phi, that is VRMS square upon Z into cos phi. It is the P average. Note it down. Note it down with very careful way. Okay? तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर इम्पीडेंस में
लोग भी विजुअलाइज कर रहे हैं। इम्पीडेंस का मतलब क्या है कि जो आप Z बोल रहे हैं Z की वैल्यू केवल R होती, मींस की सर्किट में केवल और केवल रेजिस्टर होता, बहुत ही ध्यान से सुनना, केवल और केवल क्या होता, रेजिस्टर होता। इट मींस की L एंड C नहीं होते, L एंड C नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि एवरेज का जो कॉन्सेप्ट होता वो होता VRMS स्क्वायर अपॉन R, है ना, VRMS स्क्वायर अपॉन R। और cos पाई की वैल्यू फिर क्या होती, उसमें तो केवल रेजिस्टेंस होता तो पाई तो जीरो ही होता ना, पाई क्या होता जीरो, तो cos पाई क्या होता 1 0, तो ये वैल्यू होती मैक्सिमम, cos पाई की वैल्यू होती मैक्सिमम। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूं, so we have already the P average is equal to VRMS square upon Z की जगह R आ चुका है into cos पाई की वैल्यू 1 है यहाँ, that is VRMS square upon R, it is the P maximum power। So P maximum can be written as VRMS square upon what? R। तो ये लिख लेना, इसको नोट करके लिख लो भाई, समझ आ गया कि मैक्सिमम पावर कब होगा, जब सर्किट में cos पाई की वैल्यू 1, मींस की सर्किट में केवल रेजिस्टेंस, इसका टोटल इम्पीडेंस क्या होगा रेजिस्टेंस, और तब होगा पाई 0, फिर cos पाई होगा 1, मींस की VRMS स्क्वायर अपॉन R मैक्सिमम पावर। यहां तक बोलिए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है बोलो बच्चों, नहीं। अब अगर एक केस में और लेके देखूं कि Z की वैल्यू या तो XL होती और या तो XC होती, तो केस 1 था, अब केस 2 देखो, केस 2 इफ Z is equal to XC or Z is equal to XL, अगर Z is equal to या XC हो या XL कोई एक, तो फाई क्या होगा प्लस माइनस पाई बाय 2। अगर Z की वैल्यू मींस की सर्किट केवल कैपेसिटिव हो प्योरली, तो फाई की वैल्यू प्लस पाई बाय 2। सर्किट केवल इंडक्टिव हो प्योरली, तो फाई की वैल्यू माइनस पाई बाय 2। हाँ जी बोलो बच्चों, ये समझ में आ रहा है तुमको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बोलते चलो, या मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, आंसर करते हो तभी समझ में आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं, ठीक है, वेल यहाँ तक आपको समझ आ गया। मैंने बोला कि देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तो ये हो गया V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है, एसी से। केस 2 में मैंने बोला कि अगर इम्पीडेंस में केवल कैपेसिटर हो, मींस की कैपेसिटिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस, उस केस में पाई की वैल्यू क्या होगी, या तो प्लस पाई बाय 2 होगी या तो माइनस पाई बाय 2 होगी, और दोनों केस में cos पाई की वैल्यू क्या होगी, cos पाई की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ समझ आया। तो दोनों केस में एवरेज पावर 0 होने वाला है, दोनों केस में एवरेज पावर क्या होने वाला है 0। आया समझ। तो या तो सर्किट प्योरली कैपेसिटिव और या तो सर्किट प्योरली इंडक्टिव हो, दोनों केस में पावर एवरेज पावर ऑफ एसी सर्किट इज गोइंग टू बी 0, एवरेज पावर ऑफ सर्किट इज गोइंग टू बी 0। इट मींस कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नोट करना पड़ेगा, नोट कर लो भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिख लो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
In AC circuit, inductor and capacitor never consume any average power. Note down. In AC circuit, inductor and capacitor never consumes any average power per cycle. Never consume any average power per cycle. Never consume any average power per cycle. Next paragraph. Due to presence of L or C or both, due to presence of inductor, capacitor or both, due to presence of inductor, capacitor or both, overall current decreases. Hence, average power consumption also decreases. ठीक है बच्चों, क्लियर? यहां तक हो गया? बोलिए ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो जरूर बोलो, मैं ग्रुप में चेक कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम किसी को अभी तक तो नहीं। तो दोनों की या तो आर हो या सी, दोनों केस में क्या होगा? पावर कंजम्पशन क्या होगा? 0। तो करंट डिक्रीज हो गई। समझ आ गया? अब लिखो रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट, इंपॉर्टेंट और रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट। तो रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट का क्या है? ठीक है, कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर, इसके क्रॉस वोल्टेज दिया, इसके क्रॉस पीरियड, इसके क्रॉस डीसी, एंड V is equal to V naught sin omega t, and I is equal to I naught sin omega t plus minus 5. समझिए, ये कंडीशनल है। XC की वैल्यू अगर XL से ज्यादा होगी प्लस होगा, और XC की वैल्यू XL से कम होगी तो माइनस। यहाँ तक बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ जी बच्चों, फटाफट बोलो। तो इसमें अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इम्पीडेंस? लास्ट क्लास में मैंने बताया कैसे r square plus XL difference XC square, which can be written as r square plus omega n minus 1 upon difference 1 upon omega c whole square। ये हो गया, ठीक है। तो I नॉट की वैल्यू क्या होगी? V नॉट बाय, यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या होगा? I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाय Z, and cos phi is equal to power factor R by Z. It's R by under root R square plus omega n difference 1 upon omega c square। तो गाइस, आरएलसी रेजोनेंस में आपको ये पता रहना चाहिए
एक कंडीशन है कि जब एक्सएल की वैल्यू एक्ससी के इक्वल हो जाए, मींस की इट इज द पर्टिकुलर केस एट व्हिच XC is equal to XL. What does it mean? Capacitive reactance is equal to inductive reactance. जब हो जाए उस टाइम सर्किट को रेजोनेंस सर्किट बोलते हैं इन RLC, ठीक है, गेटिंग इट। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा, यहाँ देखो ये दोनों अगर सेम हो गए तो ये क्या होगा, 0, और ये क्या बचेगा, R Z। Z is equal to only R, प्योर रेजिस्टेंस बचेगा, प्योर रेजिस्टेंस बचेगा। और इस केस से एक रिलेशन आएगा, उसी को रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। एक्सएल की वैल्यू पुट करो, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, मल्टीप्लाई करो ओमेगा स्क्वायर एलसी इज इक्वल टू 1। व्हाट डज इट मीन, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एलसी, लिख रहा है ध्यान से, ठीक है। Means omega is equal to 1 upon LC. इसी को resonating frequency of RLC circuit. Omega is equal to 1 upon under LC is called resonating frequency of RLC circuit. Is it? ये बताओ। नोट करो, फटाफट नोट कीजिए, फास्ट रखो थोड़ा स्पीड को। इंपीडेंस इसमें क्या है, केवल रेजिस्टेंस है। तो ऐसा RLC सर्किट जिसमें केवल इंपीडेंस R हो, इट विल बी द केस ऑफ रेजोनेंस इन RLC सर्किट। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो। बोलो बच्चों, नहीं है। तो अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें आपसे, तो फ्रीक्वेंसी आप निकाल दोगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f होगा। तो ये कोई बताने वाली बात नहीं है, यहाँ से आप निकाल सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन में मान लो आपसे पूछ ले कि व्हाट विल बी दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, तो आप लिख लेना वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f। यहाँ रख देना इसकी वैल्यू, यहाँ लिखेगा नहीं मतलब 2 पाई f रेजोनेटिंग की बात कर रही है, 1 अपॉन अंडर रूट एलसी है। तो ये होगा कितना, f को इधर रहने दो, f r इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एलसी। इसी को रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बोलिए ये, इट विल बी नोन एज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो। ये अभी कौन लोग आ रहे हैं? नोट हो गया ये? थोड़ा आगे चले अब, बोलिए। हाँ जी बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, अब इसमें एक और चीज बचती है ट्रांसफार्मर वाली, और एक है क्वालिटी फैक्टर। तो सबसे पहले लिख लो क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंट सर्किट। क्वालिटी फैक्टर, इधर से रखो।
ठीक है, क्वालिटी तो क्वालिटी फैक्टर डिफाइन कैसे होगी, एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी लॉस, नोट कर सकते हो, एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी लॉस पर साइकिल को कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं वो लोग, क्वालिटी फैक्टर। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसका जो फार्मूला है वो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है, मीन्स की 1 अपॉन आर अंडर एल बाई सी, L is the inductor, C is the capacitor, R is the resistance. Then the quality factor can be written as 1 upon R under L by C. कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है गाइस, बोलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। अब ट्रांसफार्मर की थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर की बात कर लेते हैं। इसीलिए ट्रांसफार्मर मैंने बोला था कि आप ट्रांसफार्मर में एक्टिविटी भी या प्रोजेक्ट भी लिख लेना, तो लिखा है तैयार की, अब उसमें बता देता हूँ इम्पोर्टेंट क्या क्या है। कंस्ट्रक्शन 5 मार्क्स का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, उसमें लॉसेस, ठीक है, और जो रिलेशंस है, ठीक है, मींस कि V1 अपॉन V2 is equal to I2 upon I1 is equal to N1 upon N2। ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न है और करंट, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में सबसे पहले आप टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप अप, सेकेंड इज स्टेप डाउन, है ना, इसका कंस्ट्रक्शन जरूर लिखना है, और E is equal to N d phi by dt वाले induced EMF N1 d phi by dt, E2 is equal to N2 d phi by dt, इससे E1 upon E2 is equal to N1 upon N2 is equal to I2 upon I, ये जनरल कॉन्सेप्ट है। ट्रांसफार्मर का डायग्राम आप नीचे ड्रॉ करोगे इंसिडेंट स्केल से, एक रफ आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। कास्ट आयरन की प्लेट्स होती है, जैसे वाइंडिंग होता है, इसको प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, है ना, यहाँ एसी इनपुट है, प्राइमरी वाइंडिंग, इसका नंबर ऑफ टर्न, इसमें वोल्टेज को V1 या E1 इस पे करेंगे तो I1, इसी तरीके से इधर भी होगा N2 नंबर ऑफ टर्न I2 एंड V2 या उसे V2 कहते हैं, ठीक, आउटपुट यहाँ पे बोलिए। तो बेसिकली ऐसे 3D सा होगा, डिजाइन करो। तो अभी डायग्राम आपको नीट एंड क्लीन प्रैक्टिस करना है,
ठीक है, इसमें जो करंट और वोल्टेज का एक्सप्रेशन नोट करना है, सबसे पहले आपको ये जानना है कि जब स्टेप अप होगा ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन होगा उसमें डिफरेंसेस क्या क्या है। स्टेप अप पहले तो ये जानो कि ट्रांसफार्मर करता क्या है, या पता है कि फिर से बता, ये वोल्टेज क्या करता है, एम्पलीफाई करता है या कम करता है। जैसे कि हाई एक्सटेंशन, आपको 1.5 लाख 2 लाख वोल्ट की जो हाई एक्सटेंशन वायर है, वहां से हाउस होल्ड में पावर सप्लाई करना है घरों में जनरली, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, उसको 220 वोल्ट के फ्रैक्शन से बनाते हैं, ठीक है, 220 वोल्ट के। तो जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं वहां से वो वोल्टेज को डाउन कर लेंगे स्टेप डाउन वाले के से, और 220 वाले आते आते हमारे घरों में पहुंचेगा। समझ में आया? अच्छा, छोटे छोटे स्टेबलाइजर होते हैं, वो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। जैसे आपके यहाँ सप्लाई 220 है ना, या आपको चाहिए 110, तो उसको स्टेप डाउन करके स्टेबलाइजर से उस वोल्टेज को गेन कर लेते हैं। आपको समझ आ रही है कहानी? तो इसी तरीके से आप पूरा कंस्ट्रक्शन इसमें बनाओ। दूसरी बात, इफिशियंसी की अगर बात करें, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100 थीटा इज इक्वल टू इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। दूसरी बात, लॉसेस का भी इसमें आपको कुछ पता रहना चाहिए, है ना। तो कॉपर लॉस होगा, आयरन लॉस होगा, हमिंग नॉइज लॉसेस हैं इसमें, ठीक है। तो वो क्या रहा है, बेसिकली जैसे कि आप ट्रांसफार्मर के नजदीक जाओगे तो हमिंग नॉइज आता है, ठीक है, तो वो भी एक तरीके का क्या है, लॉस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। आपको कई बार बोला है कि तैयार कर लीजिए इसको तरीके से, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स का रिवीजन, ठीक है। तो थोड़ा सा आप रिवाइज खुद भी करके आना, आज इतना ही बातें होंगी। Till then, stay safe, stay connected, and study hard.